क्लास 12 के हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा आपके हिस्ट्री का 100% सिलेबस हम लोग कवर करने के लिए इस वीडियो सीरीज की शुरुआत की है और इसमें मैं आपसे प्रॉमिस किया कि पूरा जो भी विद्यार्थी जो भी इसमें क्लास से जा रहा है उसको पूरा देख लेंगे तो उनका हिस्ट्री में 100 में 100 स्कोर होगा। क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आप नहीं जानते होंगे, सभी हम लोग एक क्लासेस से रहेगा। क्योंकि मैं एक चैप्टर पे मात्र 2 क्लासेज आपको दे रहा हूँ। एक क्लास है जैसे हड़प्पा सभ्यता, ईंट बनके और अस्थिया जो है पहला आपका चैप्टर, उससे हम लोग शुरू किए हैं तो उसका पूरा हम लोग चैप्टर एक क्लास में मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। अब उससे किस रूप में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न भी किस रूप में आएगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है जो हम लोग पढ़े हैं उसी से देखिएगा सारा प्रश्न मिलेगा। तो वो भी मैं अब इस क्लास में कवर कर ले रहा हूं। मतलब एक चैप्टर में 2 क्लासेस, एक में प्रश्न का रिवीजन कि किस रूप में हमने जो पढ़ा उससे हमारा जो एग्जाम आने वाला है उसमें किस रूप में प्रश्न आएगा, और एक में पूरा मैं पढ़ा दे रहा हूं बस। तो जो विद्यार्थी पूरा अपना नोट्स इस रूप में बनाते जाएंगे और इसी रूप में अपना स्टडी करेंगे उनका देखिएगा हिस्ट्री में 100 में 100 आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़े होंगे, नहीं वो क्लासेस देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि वो पढ़े रहेंगे तभी ये सब प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा 30 और फिर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके तथा अस्थिया जो आपका चैप्टर 1 है उससे। चलिए पहला प्रश्न ये रहा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कभी भी क्लास को देखिएगा कमेंट बॉक्स है तो कमेंट में आंसर देते चलिएगा। अगर उत्तर आपका सही हो रहा है तो नीचे जब ये 30 प्रश्न खत्म होगा तब बताइएगा अपने नाम के साथ कि आपका कितना प्रश्न सही, इससे मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन विद्यार्थी जो क्लासेस देख रहे हैं। और अगर जो भी प्रश्न का उत्तर गलत होगा रट लीजिएगा, सभी एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो हमेशा पूछा जाता है और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के परीक्षार्थियों के लिए है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई। तो हम लोग पढ़े थे, देखिए मैं बोला कि जो विद्यार्थी पहला क्लास देख लिए होंगे तो उनसे हड़प्पा सभ्यता का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव, उसमें मैं पूरा विस्तृत आपको जानकारी दिया था। तो हम लोग पढ़े थे कि इसमें तो सिर्फ प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे, डिटेल में वहां पे पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था और 1921 में 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता पहला स्थल था जिसकी खुदाई हुआ था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, इसलिए तो इसका नाम ही पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न, हड़प्पा नामक ऐतिहासिक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है सर। तो ये भी पढ़े थे हम लोग, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित, वहां से क्या चीजें प्राप्त हुआ है। तो समझिए हर एक चीज जो विद्यार्थी क्लास को देखेंगे देखते देखते कहेंगे सर हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी, बिल्कुल सही। तीसरा पे प्रश्न आपसे पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहां पे देखिए में विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ जो है इसका अवशेष कहां से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ का अवशेष कहां से मिला है? पिछले क्लास में था मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार तो मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार, अनाज रखने की कोठा, उसकी क्या विशेषताएं थी, सभी चीज पढ़ चुके हैं, इसीलिए क्लासेस डेली देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लोथल जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, लोथल वर्तमान समय में भारत में किस राज्य में है सर। तो लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था वो गुजरात में है। कहां पे है सर जी? गुजरात में है। रटते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, कहेंगे सर अभी आपने बता दिया, बिल्कुल मोहनजोदड़ो। कौन था सर जी? मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न, सिर्फ भाई मैं प्रश्न उत्तर का अभ्यास करा रहा हूं कि मैं ये दिखा रहा हूं कि देखिए किस रूप में प्रश्न आता है पेपर में और क्या हम लोग पढ़े हैं उससे आप प्रश्न बना पा रहे हैं, बिल्कुल बना पा रहे हैं। सभी प्रश्न उसी पे देख लीजिए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और वहीं पे मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया। किसने किया सर जी? राखलदास बनर्जी ने। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। और इसका अर्थ क्या होता है? क्लास में होंगे तो याद होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहेगा सर काले रंग की चूड़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब उसमें मिश्र धातु कांसा के सभी चीज बनाए जाते थे। उसमें किसका साक्ष्य नहीं मिला है? लोहा का साक्ष्य नहीं मिला है। तो किसका ज्ञान नहीं था सर? लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न,
करे हड़प्पा सभ्यता किस ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी? ब्रॉन्ज एज की। अभी मैं बता भी दिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सभी प्रश्न देखिए हड़प्पा सभ्यता से है। करे क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी। इसका अर्थ क्या होता है मैं डिटेल में आपको समझाया था। तो वहां पे मातृ देवी, एक आपका मतलब कि सींग वाला सांड, उसका पूजा वगैरह करते थे। और आपका शिव, पशुपति शिव का भी पूजा करने का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत अर्थात कि हल का साक्ष्य कहां से मिला है सर? तो कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से। आगे बढ़ते हैं, सारा चीज हम लोग क्लासेस से देखिए। जो विद्यार्थियों क्लासेस देख लिए होंगे उनसे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो नगरपालिका जैसा था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। कह कि राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी कहां है सर? हरियाणा में। राखी गढ़ी हड़प्पा कालीन स्थल है, वो कहां इसकी खुदाई हुआ है? हरियाणा में। चलिए, बनावली पुरातात्विक स्थल, तो बनावली भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, इसकी भी खुदाई कहां हुआ है? क्लास में होंगे तो कहेंगे सर जी हरियाणा में। बिल्कुल सही। देखिए, इसलिए मैं बोला कि हिस्ट्री में 100 में 100 लाना है। तो जो ये सीरीज की शुरुआत में किया हूं, इसमें पूरा मैं 100% सिलेबस आपको फ्री में इसी चैनल पे कंप्लीट कराऊंगा। और सब किसी विषय का आपका डिमांड आएगा तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। कह सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन सा था सर? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनहुदड़ो मुख्य रूप से किस शिल्प उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो चनहुदड़ो में क्या बनाते थे? मनका बनता था। समझिए, अगर क्लासेज में होंगे तो आप हड़प्पा सभ्यता आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से सर। कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला प्रश्न, कह हड़प्पा सभ्यता में पतन बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर लोथल था। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा है। कह मोहनजोदड़ो नामक स्थल किस नदी के तट पे है? तो जैसे हड़प्पा तो था रावी नदी के तट पे, उसी तरह मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ सिंधु नदी के तट पे। ऑप्शन बी। और सबसे अधिक सिंधु नदी के तट पे ही इसका स्थल प्राप्त हुआ है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसे बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें मुख्य रूप से किस आकार की होती थी? तो मुहरों की क्या विशेषता थी ये भी हम लोग पढ़े। तो कैसा होता था? चौकार अर्थात कि वर्गाकार, स्क्वायर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक है। लिपि पूरा मैं पिक्चर दिखा के आपको एक एक चीजें समझाया था, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि भाव चित्रात्मक है, अर्थात कि सिर्फ उसमें भाव बताया गया, लिपि में कुछ लिखा नहीं है। कहीं कहीं मतलब भाव से, पिक्चर वगैरह से पूरा चीजें व्यक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राय बहादुर दयाराम सहनी ने किस वर्ष हड़प्पा का उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया था? तो 1921 में। किस वर्ष सर जी? 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसे उसका पतन हो गया, कैसे उसका विनाश हो गया? तो इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कई मानते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ, कई मानते हैं बाहरी आक्रमण, कई मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे सर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनके बनाने के कारखाना का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो लोथल और चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिलता है, लोथल से भी और चनहुदड़ो से भी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सारा क्लासेस से प्रश्न है, देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ जब भी पूछे दो चीज पूछता है, एक तो मोहनजोदड़ो का पूछता है, कालीबंगा का तो काले रंग की चूड़िया। अगला प्रश्न देखिए, सिंध घाटी हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र किस आकार का था?
पूरा समझिए। क्लास में अगर आप होंगे, अभी भी समय नहीं बीता, अगर मान लीजिए आपका क्लास से छूटा है तो ये पूरा जब क्लास खत्म होगा तो मेरे आसपास कहीं भी स्क्रीन पे लिंक आएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरा हड़प्पा सभ्यता है। वहीं आप देखेंगे तभी आप लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी लिख पाएंगे, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एग्जाम तक आपके लिए ऐसे ही क्लासेज आएगा। चलिए, क्षेत्रफल किस आकार का था सर? त्रिभुजाकार था। पूरा मैं मैप पे एक एक चीजें दिखाकर आपको समझाया था। किस आकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट व्यवस्था क्या थी? तो वहां की नगर योजना सबसे उत्कृष्ट था, और जल निकासी प्रणाली, जो उसका टाउन प्लानिंग था और ड्रेनेज सिस्टम था, वो सबसे उत्कृष्ट था। धौलावीरा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस राज्य में है? तो धौलावीरा कहां पे है सर? गुजरात में है। धौलावीरा कहां पे है? गुजरात में है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए पूरा यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह, इसका उत्तर वगैरह तैयार किया गया है। क्यों तैयार किया गया? ताकि पीडीएफ वगैरह आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो उसमें उत्तर वगैरह आप वहां से देखकर अपना बनाएंगे खुद से, फिर यहाँ से मिला पाएंगे। तो ये पूरा पीडीएफ वगैरह, इसका भी ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, पिछले क्लास का, सभी के लिए टेलीग्राम अगर आप यूज करते होंगे तो टेलीग्राम पे AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, या आपका व्हाट्सअप चैनल होगा तो व्हाट्सअप चैनल, हर सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सीधे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहां से आपको वहां पे रिडायरेक्ट करेगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। या आप व्हाट्सअप चैनल पे सर्च करके, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, वहां पे नाम सर्च कीजिएगा, ऑफिशियल चैनल आएगा, उसमें आपको जुड़ जाना है। तो ये पूरा मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, और जैसा कि मैं शुरू में बताया कि एक दो ही क्लास में आपको एक चैप्टर पे लेंगे, उसके बाद तो जब मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सभी चीज रिवीजन कर लेंगे या गेस प्रश्न में। तो एक क्लास में मैंने पूरा पढ़ा दिया, इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो 30 मैंने ऑब्जेक्टिव वहीं बताया, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि किस रूप में यहां से प्रश्न आता है। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। यहां से मैं सब्जेक्टिव का ओपन कर लूं, और सब्जेक्टिव किस रूप में आएगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, और आपको कैसे यहाँ पे चीजें लिखना है ये भी हम लोग सीख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरा संपूर्ण आपका हिस्ट्री का यहाँ पे रिवीजन होगा। यहाँ पे देखिए मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर तो आप खुद से आप लिखना सीखेंगे, खुद से आप लिखने की स्थिति में होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। क्यों सर? क्योंकि देखिए दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर अपने से, ये तो मैं सिर्फ मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह प्रश्न आएगा, इस तरह उत्तर लिखना है। बाकी सिर्फ तो मैं डिटेल में आपको चीजें पढ़ाया था कि वहां से आप कैसे लिखेंगे उत्तर, ये आप सीख पाए। चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक के, तो मात्र 2 लाइन में उत्तर आपको लिखना है, टू द पॉइंट उत्तर लिखना है। एग्जामिनर यही चाहता है, एग्जामिनर के पहले जैसा नहीं कि जोड़ के आप लिखेंगे इतिहास है तो गोल गोल घुमा रहे हैं, इसलिए वो अंक नहीं देता है, क्योंकि उसके पास रहता है आपका एक कॉपी चेक करने के लिए बुलेट पॉइंट, उससे वो आंसर मिलाता है कि 2 पॉइंट उसको रहेगा, 2 मिल गया, आपको 2 में 2 कितना भी लिखे वो 2 पॉइंट जो उसके पास है आंसर की वो नहीं मिल रहा तो वो अंक नहीं देगा। तो अपने को जिस भाषा में प्रश्न पूछे उतना ही शब्द में उतना ही, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न तो 20 से 30 शब्द काफी है, इतना में जितना मैं उत्तर तैयार किया हूं। क्योंकि एग्जामिनर पहले के जैसा नहीं है, उसको मालूम है कि 50 ऑब्जेक्टिव है तो कंप्यूटराइज मशीन से चेक हो गया। हिस्ट्री में उसको मात्र 15 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 19 प्रश्न ही चेक करना है। क्लियर है? तो देखिए पहला प्रश्न ये है हड़प्पा सभ्यता से इस साल के लिए संभावित कि हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये आप पे छोड़ दिया कि आप कोई भी 2 मुख्य विशेषताएं बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी 2 मुख्य विशेषताएं आप बता सकते हैं अपने से। जैसे कि एक आप याद कीजिए, हम लोग सारा क्लास में पढ़े थे, सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूं कि यह एक नियोजित शहरी सभ्यता थी जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे कि पूरा चीजें वर्गाकार हो जाता था, नगर वर्ग में एक वर्ग में बढ़ जाता था, ये हम लोग पढ़े थे। यहाँ की जल निकासी प्रणाली अत्यंत विकसित और वैज्ञानिक थी, जिसमें नालियां ढकी हुई थी। तो कितना टू द पॉइंट उत्तर देख, जो भी विद्यार्थी इस तरह उत्तर लिख आएगा, एग्जामिनर को लगेगा कि इसको पूरा हड़प्पा सभ्यता का नॉलेज है, उसको पूरा 2 अंक देगा। और इसमें डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं ये सारा चीजें। अब दूसरा प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डाले। तो हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर सभ्यता जो प्रणाली, जो नगर का आपका योजना था, नगर टाउन जो प्लानिंग था, वो उस समय के जो उत्कृष्ट सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उससे बेहतर था कई मामलों में। तो वही चीजें आपको लिख देना है जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता अपनी ग्रिड पद्धति के लिए जानी जाती थी। नगर 2 भागों में विभक्त था, एक दुर्ग और एक निचला शहर। ये सभी चीज पढ़े थे कि दुर्ग में जो था उसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, निचला जो शहर था उसमें आम जनता निवास करती थी, शिल्पकार वगैरह रहते थे। सड़कें सीधी थी और घरों का निर्माण पक्की ईंट से किया गया था, जो स्वच्छता और सुरक्षा के प्रतीक थे।
ये हम लोग पढ़े थे। तो इतना आप उसको समराइज करके लिखेंगे, आपको पूरा में पूरा अंक मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गया, बाढ़ या भूकंप, जिससे उसका पतन हो गया। कुछ इतिहासकार, कौन इतिहासकार क्या मत देता है ये भी मैं बताया था उस समय। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, नदियों ने अपना रुख मोड़ लिया, इस वजह से पानी का अकाल पड़ा, लोग वहां से पलायन कर गए। कुछ मानते हैं कि विदेशी आक्रमण, बाह्य आक्रमण हुआ, आर्यों का हमला वगैरह इस मुख्य सभ्यता को नष्ट कर दिया। ये सभी आपको लिख देना है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का महत्व बताइए। जो ग्रेट बाथ टब मिला है मोहनजोदड़ो में, उसकी क्या विशेषता थी। तो ये भी हम लोग पढ़े थे कि यह एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से गलियारों से घिरा था। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान और विशेष स्नान के लिए, मतलब सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। इसकी तली में बूटेमीन मतलब तारकोल का लेप किया गया था ताकि पानी का रिसाव न हो। समझिए उस समय कि इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक पद्धति देखिए कितना उत्कृष्ट था। यही है मोहनजोदड़ो का, हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे ग्रेट बाथटब देखिए, यहाँ पे सीढ़ी है उतरने के लिए, यहाँ से देख रहे हैं ना, सीढ़ी बनाया गया उतरने के लिए। यहाँ से भी देखिए, यहाँ पे है आपका कपड़ा वगैरह बदलने के लिए, यहाँ पे पूरा ग्रेट बाथटब है, ये खुदाई में प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों की जल निकासी व्यवस्था, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा था। तो उस समय का ड्रेनेज सिस्टम और जल निकासी व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट था। उस समय के सभी जो भी सभ्यताएं थी उसको टक्कर दे रहा था। मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी बेहतर कई मामलों में था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली थी। प्रत्येक घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी थी। ये नालियां ईंटों या पत्थर की पट्टियों से ढकी होती थी और सफाई के लिए मेन होल भी बनाए गए थे। मतलब समझिए पतला नाली निकल रहा है घर से, अगर मुख्य जो सिस्टम आज हम लोग इस जनरेशन में यूज कर रहे हैं, मुख्य नाली में जाकर जुड़ रहा है और सभी नाली ढका हुआ था ताकि गंदगी वगैरह बाहर नहीं, उससे बीमारी वगैरह नहीं फैले। जगह जगह पर मेन होल बनाएगा, जिस समय पड़ने पर आवश्यकता पड़ने अगर नाली जाम हो तो उसकी साफ सफाई हो। समझ रहे कितना उत्कृष्ट व्यवस्था था। यहाँ पे खुदाई में जो चीजें प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखिए नाली है, एक घर से निकल कर आकर मेन होल, यहाँ पे जगह जगह पे मेन होल बनाया गया जिससे इसकी सफाई वगैरह किया जा सके। चलिए हड़प्पा सभ्यता के कृषि और पशुपालन के संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सभी 2 अंकीय प्रश्न, इसलिए 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। हड़प्पा वासी मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल और तिल की खेती करते थे, ये भी हम लोग पढ़े थे। वे बैल, भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों को पालते थे। सिंचाई के लिए नहर और कुआं का उपयोग होता था। समझिएगा क्लासेज में होंगे आप तो कौन सा प्रश्न जो मैं इसमें नहीं बताया था इन डिटेल, यहाँ पे समझते चलेगा कि उससे मैं यही बता रहा हूं कि किस रूप में प्रश्न आएगा और क्या उत्तर में लिखना है। सभी चीज लिखेंगे नहीं, लघु उत्तरीय में कितना चीजें लिखना है, दीर्घ उत्तरीय में कितना चीजें, और ये सभी पीडीएफ मैंने बता ही दिया कि हर जगह मिल जाएगा, टेलीग्राम वगैरह, तो वहां से देखकर रट जरूर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के सभ्यता, रोम वगैरह से इसका व्यापार होता था। देखिए हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, इराक, ओमान और अफगानिस्तान के साथ था। इंटरनेशनल ट्रेड उस समय, जिस समय लोग कल्पना, उसके बाद वैदिक सभ्यता आया, फिर बहुत सारी सभ्यताएं आई, उसके बाद इसके बाद तो ईसा पूर्व में है। तो 1498 में फिर भारत के बारे में दुनिया को पता चला, यूरोप को पता चला, वास्को डी गामा आया तब। समझिए उस समय यहाँ पे हड़प्पावासी मेसोपोटामिया, इराक, ओमान, अफगानिस्तान के साथ कीमती पत्थर, लाजवर्त, तांबा, सोना और सूती वस्त्र का निर्यात आयात करते थे। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था जहां से सामान आता था और मतलब कि सामान जहां से आएगा वहां से उतराएगा और जहां से जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो हड़प्पावासी मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशुपति, शिव, वृक्ष और पशुओं की भी पूजा की जाती थी। खुदाई में मिले ताबीज संकेत है कि वे जादू टोना में भी विश्वास रखते थे। मतलब हड़प्पा जो सभ्यता थी शुरू में मैंने बताया मातृ सत्तात्मक थी। वहां पे खुदाई में कुछ मूर्ति वगैरह प्राप्त हुए और वहां पे वो लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे, मातृ देवी की भी पूजा करते थे, पीपल वगैरह वृक्ष की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। और जो ताबीज वगैरह मिला है खुदाई में वो बताता है कि लोग जादू टोना में भी विश्वास करते थे। यहाँ पे देखिए कुबड़ वाले सांड की भी वो लोग पूजा करते थे, सभी खुदाई में प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। पूरा हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सभी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस वहां से आपको उत्तर इस तरह लिख देना है कि हड़प्पा का समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक, मतलब सत्ता जो चलता था वो माता के अनुसार चलता था। समाज समझ रहे हैं, मातृ सत्तात्मक अर्थ में बताया था क्लास में कि मातृ सत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि माता से उसके आने वाले वंश का पहचान होगा। जैसे हम लोग का भी समाज है
पितृ सतात्मक मतलब पिता से पहचान होता है, तो इसलिए सरनेम वगैरह चेंज होगा। समाज विभिन्न वर्ग, शासक, व्यापार और श्रमिक वर्ग में बटा था। लोग मनोरंजन के लिए शतरंज जैसे खेल, नाच गान और शिकार के शौकीन थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सारा खुदाई में इसका साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा पहला नगर खुदाई हुआ दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, जो रावी नदी के तट पे था, तो इसलिए पहला स्थल हड़प्पा। तो बोल देंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ, हड़प्पा सभ्यता का खोज हो गया, वही चीजें लिख देना है। चूंकि इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जो रावी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए पुरातत्विक परंपरा के अनुसार इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। समझिए इसमें क्या आप घुमाएंगे, ये कितना टू द पॉइंट उत्तर है। जो विद्यार्थी इस तरह लिख देगा एग्जामिनर 2 में 2 अंक उसको देगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा लिपि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें, मतलब उसकी लिपि कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे हम लोग, भाव चित्रात्मक थी, पढ़े हैं ना, भाव चित्रात्मक थी। और अभी तक की लिपि पढ़ी नहीं गई, तो इसलिए रहस्यमयी लिपि है, अभी तक कोई भी इसको पढ़ नहीं पाया है। तो यह एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाईं से बाईं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसे आज तक नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इसे रहस्यमयी लिपि कहते हैं। वही बात जो मैंने समझाया आपको लिख देना है। इस तरह देखिए लिपि प्राप्त हुआ है, चित्र के अनुसार इस पे लिखा गया, देख रहे हैं ना, चित्र से, संकेत से व्यक्त हुआ है। तो यही है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति बताइए। तो कोई भी स्थल 2-4 आप बता सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा जो है सबसे प्रमुख स्थल हड़प्पा है, जो रावी नदी के तट पे है और ये वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है, जो सिंधु नदी के तट पे, जो सिंध पाकिस्तान में। तीसरा हमारा लोथल है, जो भोगवा नदी के तट पे, जो गुजरात में है। कालीबंगा है, घगर नदी के तट पे, राजस्थान। भाई इससे भी खूब ऑब्जेक्टिव आता है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने का केंद्र का वर्णन करें। जो हड़प्पा सभ्यता में मनके, यहाँ पे देख लीजिए, यही है मनके, जो ये बनाया जाता था, इसका वर्णन कीजिए। तो ये चनहुद्रो और लोथल में मनके बनाने का कारखाना वगैरह का साक्ष्य मिला है। अभी ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग पढ़े, उसमें सब्जेक्टिव में भी पढ़े थे। चनहुद्रो और लोथल मनके बनाने के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक और सेलखड़ी जैसे पत्थर से सुंदर मनके बनाए जाते थे। इन पर सुंदर नक्शी की जाती थी और इनका निर्यात मेसोपोटामिया तक होता था। समझिए हड़प्पा सभ्यता के में बना हुआ मनके मेसोपोटामिया तक इनका निर्यात किया जाता था। यही सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अन्नागार का क्या महत्व था। तो अन्नागार जो बनाया गया था, जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ विशाल अन्नागार, तो उसमें अनाज रखने की कोठार था। उसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आपदा के समय जब अनाज वगैरह का अकाल पड़ जाएगा, उस समय के लिए अनाज बजा कर रखा जाता था। और वो इतना अच्छा सिस्टम था, उसमें वेंटिलेशन था प्रॉपर, मतलब प्रॉपर तकनीक, वैज्ञानिक सिस्टम को ध्यान में रख के बनाया गया था, अर्थात कि हवा वगैरह आता जाता रहता कि अनाज खराब नहीं हो। तो वही चीजें लिख देना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार मिले हैं। इनका उपयोग अतिरिक्त अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। यह दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि अवशेष था और सरकार अकाल के समय के लिए भंडारण करती थी और इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह का भी सुविधा था। लोथल क्यों प्रसिद्ध है? तो लोथल गुजरात में खोजा गया एक हड़प्पाकालीन स्थल है और ये बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्ध है। लोथल गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। यहाँ से समुद्री मार्ग द्वारा पश्चिम एशिया के देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। खुदाई में यहाँ गोदी बाड़ा के अवशेष और व्यापारिक मोहरें मिली है। जहाज वगैरह का अवशेष यहाँ पे मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन पे प्रकाश डालें। तो वहां के लोग अपना अर्थव्यवस्था, अपना आर्थिक जीवन के लिए क्या करते थे? तो आर्थिक जीवन के लिए लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार सभी चीज पे डिपेंड थे। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। व्यापार और शिल्प, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा बुनना, धातु कर्म भी अत्यंत विकसित थे। विनिमय के लिए मोहर का प्रयोग होता था और उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु के बदले वस्तु बदलना। चलिए अगला प्रश्न यहां से आ सकता है कि पुरातात्विक स्रोत हड़प्पा इतिहास के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए पुरातात्विक स्रोत में इसलिए आवश्यक है क्योंकि हड़प्पा की लिपि पढ़ा नहीं गया है, तो जो भी चीजें मिलता है उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है हड़प्पाकालीन लोगों का जीवन इस तरह था, तो इसलिए आवश्यक है। तो वही चीजें लिख देना, चूंकि हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इस सभ्यता के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए खुदाई में मिले वस्तु जैसे बर्तन, मूर्ति, मोहर, खिलौना आदि अवशेष ही एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है। उसी के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाकालीन लोग इस तरह अपना जीवन यापन करते थे।
हड़प्पा सभ्यता के मोहरों की क्या व्यवस्था क्या विशेषता थी? तो जो मोहर थे उसका भी यूज होता था, कोई सामान अगर सीलबंद करके काफी दूर भेजना है व्यापार के लिए तो उसमें इसका यूज होता था। वही चीजें आपको लिख देना, सब हड़प्पा का मोहर देखिए प्राप्त हुआ है, आपका हड़प्पा कालीन ये सब मोहर खुदाई में प्राप्त हुआ है। मोहरों की मुख्य उपयोग लंबी दूरी के व्यापार के सामान को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। मोहर लगाने से भेजने वाले की पहचान और सामान की शुद्धता का पता चलता था। ये अक्सर सेलखड़ी से बनी थी। मोहर किससे बना था? सेलखड़ी से। आगे बढ़ते हैं, तो कालीबंगा की खुदाई में क्या प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य, अभी ऑब्जेक्टिव में भी आया था। तो कालीबंगा जो राजस्थान में है, तो राजस्थान स्थित कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, चूड़ियां और मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं जो उस समय की कृषि पद्धति और धार्मिक मान्यता को दर्शाते हैं। तो टू द पॉइंट इसी तरह उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की कला और शिल्प का संक्षिप्त में परिचय दे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में मिला है, वहां के लोग देखिए कैसे छोटे छोटे खिलौना, बर्तन, ये सभी चीज का निर्माण करते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो मूर्तियां कांसे की, नर्तकी और पत्थर की मूर्तियां मिली है, ये भी मैं दिखाया था पूरा पिक्चर वगैरह। मृदभांड मिले हैं, लाल रंग के सुंदर बर्तन जिन पर काले चित्र बने होते थे। टेराकोटा के खिलौने भी प्रसिद्ध थे, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पे 20 प्रश्न बताया आपको, मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो वही पूरा हो गया जो हम लोग पीछे पढ़े थे नोट्स में कि कैसे उसका आर्थिक जीवन था, पूरा आपको लिखना होता है, तो उसमें कुछ ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ये तो मैंने पूरा समझे, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जो विद्यार्थी पहला क्लास देख लिए होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लिए, सब्जेक्टिव का, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर पिछले क्लास से छूटा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, या आसपास वीडियो का लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह क्लासेस जारी है, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में 2 ही क्लासेस लूंगा, एक में पूरा क्लास कितना भी बड़ा हो तो पूरा हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, और दूसरा में इसी तरह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और किसी विषय का क्लास चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नाम के साथ जरूर बताइएगा 30 जो ऑब्जेक्टिव चर्चा की थी उसमें सबका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।